प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 11 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का यानी कि राजनीति शास्त्र का 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं, जो काफ़ी मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए। और आप सभी को पता है कि आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम होगा वो 2023 में होगा और मार्च महीने में होगा। और उस एग्जाम में जितने सारे प्रश्न पूछे जाएंगे बस सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव ही आएंगे, ठीक है। और इस वीडियो में आज मैं टोटल 40 प्रश्नों को बताने वाला हूं, जो फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी मायने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप लोग 40 प्रश्न उत्तर को याद करके रख लेंगे तो यहाँ से काफ़ी सारा प्रश्न आप लोग एग्जाम में देखने को मिलेगा, आप लोग वहां पर देख पाएंगे, ठीक है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप सेट 2 का वीडियो लाइए, ठीक है। इनसे पहले मैंने सेट 1 का वीडियो अपलोड किया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग देखें और एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल अच्छे तरीके से करके रख लें, ठीक है। और याद रखिएगा, आज मैं सेट 2 का फुल सॉल्यूशन आप लोगों को बताऊंगा, बस आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा, सारा चीज़ आप लोग याद करके आसानी तरीके से रख पाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, बस आप लोग अंत तक देख लीजिए। और अगर आप लोग चैनल में नए आए हैं या मेरे वीडियो को आज पहली बार आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। क्योंकि आगे मैं आप लोगों को काफ़ी हेल्प करता रहूँगा, ठीक है। और यहाँ जो पहला प्रश्न दिया हुआ है आप लोग देख लीजिए, जो पहला प्रश्न है, ठीक है। और काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो देख लीजिए कि किस दल ने संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया है। तो देख लीजिए जो मुस्लिम दल थे, ठीक है। तो जिस समय संविधान सभा की बैठक पहली बार हो रहा था, ठीक है, तो मुस्लिम दल के जो लोग थे तो उनका बहिष्कार किया था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा मुस्लिम लीग इसका आंसर होगा। आगे यहाँ पर देखिए कि किसने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। तो उनका नाम था केटी शाह। क्या नाम है? तो केटी शाह उनका नाम है, ठीक है। और अगला यहाँ पर देख लीजिए कि न्यायालय के किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा गया है कि हमारे मौलिक अधिकारों में कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है। तो याद रखिएगा केशिव के मतलब केशव आनंद भारतीय केस होगा, जो 1973 में इसका वर्णन किया गया था, ठीक है। और आगे यहाँ पर देखिए जो 4 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है, अगर आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ से एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है, तो आप लोग वीडियो से यहीं पर रोक के बाहर चले जाइए, ठीक है। और आप लोगों को अगर लग रहा है कि हाँ यहाँ से प्रश्न आएगा, तो आप लोग बस अंत तक देखते जाइए, देखते जाइए, उसके बाद आप लोग देखिएगा एग्जाम में आप लोग क्या से क्या करके दिखाएंगे, ठीक है। बस आप लोग अंत तक जरूर देखिए और हर एक चीज जितना मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, बस आप लोग दिमाग में उस बात को सेट करके रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ देखिए जो 4 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि भारतीय संविधान में वर्णित इनमें से कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार का नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा संपत्ति का अधिकार होगा, ठीक है। और आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए, पहले जो हमारे मौलिक अधिकार थे संविधान में, ठीक है, तो पहले 7 था, कितना था? 7 था, लेकिन अब घटा करके उसे 6 कर दिया गया है। तो किस अधिकार को हटाया गया है? तो याद रखिएगा संपत्ति का जो अधिकार है उसी को हटाया गया है। जो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है वही उसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए जो 5 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है। तो याद रखिएगा 15 में, ठीक है। किस मतलब भारतीय संविधान के किस, हाँ, किस भाग में? तो याद रखिएगा 15 होगा। और यहाँ देख लीजिए रोमन अंक यहाँ पर लिखा हुआ है 15, तो याद रखिएगा 15 होगा, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए 15 में इसका राइट आंसर होगा। आगे ही यहाँ पर देखिए जो 16 मतलब 6 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि मतदाताओं के लिए तस्वीर सहित पहचान पत्र को किस वर्ष से अनिवार्य कर दिया गया है, ठीक है। मतलब देख लीजिए आप लोग वोटर कार्ड देखे होंगे अपने मम्मी पापा का या आप खुद का, ठीक है। तो देख लीजिए वोटर कार्ड जो होता है ना, उसमें अभी आप लोगों को तस्वीर भी मिलेगा, ठीक है। जिसका वोटर कार्ड है उसका उसमें फोटो रहता है, ठीक है। तो इस तरह का जो नियम है कब से चालू किया गया है? तो याद रखिएगा उसका जो नियम है ना, 1993 से इस नियम को लागू किया गया था, ठीक है। और आगे यहाँ पर देखिए जो 7 नंबर का जो प्रश्न है कि किसने राजनीतिक राजनीतिक क्षेत्र में महिला प्रतिनिधित्व को उचित माना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा जे.एस. मिल ने, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व किसे कहा गया है, ठीक है। राज्य के शासन में केंद्र का प्रतिनिधित्व किसे
कहा गया है तो आंसर आप लोग याद रखिएगा राज्यपाल होगा। क्या होगा? राज्यपाल होगा। अगला प्रश्न देख लीजिए कि कितने एंग्लो इंडियन सदस्यों को राष्ट्रपति लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व देने की लिए मनोनीत करते हैं? तो याद रखिएगा 2 होगा इसका राइट आंसर, ठीक है? और आगे यहाँ पर देखिए जो 10 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता कौन होता है? ठीक है? देख लीजिए लोकसभा जो होते हैं उसमें बहुमत वाले दल का जो नेता होते हैं तो आखिर कौन होता है? ठीक है? तो आंसर याद रखिएगा प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है? और अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए जो 11 नंबर का प्रश्न है कि कोई मंत्री जो सांसद या फिर विधायक नहीं होता है, ठीक है? तो उसे कितने समय में सांसद या फिर विधायक होना मतलब होने के अनिवार्य होगा यानी कि अगर कोई भी मंत्री हो या फिर कोई भी सांसद विधायक हो, ठीक है? तो उसे कितने समय में सांसद या फिर विधायक होना अनिवार्य माना जाता है या फिर उसके पास समय दिया जाता है? तो आंसर आप लोग याद रखिएगा 6 मंथ होगा यानी कि 6 महीना होगा, ठीक है? और आगे यहाँ पर देख लीजिए जो 12 नंबर का प्रश्न है कि राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया जाता है? तो 14 दिन का समय दिया जाता है, ठीक है? और आगे यहाँ पर देख लीजिए कि किसी भी राज्य के विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो मैक्सिमम 500, ठीक है? और आगे यहाँ पर देखिए जो 14 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें कौन भारतीय सांसद का अंग नहीं है, ठीक है? इनमें से कौन-सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? तो आंसर याद रखिएगा प्रधानमंत्री होगा, ठीक है? प्रधानमंत्री जो है वो भारतीय संसद का अंग नहीं है, बाकी यहाँ पर राष्ट्रपति भी होगा, लोकसभा भी होगा और राज्यसभा भी होगा, ठीक है? और अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए कि किसी भी विधायक दल के कितने सदस्य एक साथ अपनी पार्टी छोड़कर किसी भी अन्य पार्टी में शामिल होते हैं तो उन्हें दल बदलू नहीं माना जाता है, ठीक है? आप लोग भी जानते हैं दल बदलू का अर्थ क्या होता है? तो देख लीजिए अगर कोई भी नेता हो या फिर कोई भी मंत्री हो, जैसे कि कोई भी मंत्री बीजेपी के हैं, ठीक है? और बीजेपी को छोड़ कर के वो कांग्रेस में चले जाते हैं, ठीक है? तो अगर एक आदमी इस तरह से करता है तो उन्हें दल बदलू कहा जाता है, लेकिन उसके साथ में अगर बहुत ज़्यादा आदमी हो तो फिर उन्हें दल-बदलू नहीं कहा जा सकता है। तो लगभग कितने सदस्य उसमें होंगे? तो याद रखिएगा 2/3 सदस्य अगर इस तरह से काम करते हैं तो उन्हें दल-बदलू नहीं माना जाता है, ठीक है? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइए, ठीक है? और यहाँ पर देख लीजिए जो 16 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश आयु को बढ़ाने का अधिकार किसके पास में होता है? तो याद रखिएगा संसद के पास में होता है, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की अवकाश आयु कितनी होती है? तो याद रखिएगा कम से कम 62 वर्ष तक होती है, ठीक है? अगर देख लीजिए कोई भी लोग या फिर कोई भी अगर सरकारी नौकरी करता है तो मैक्सिमम उसे कितना साल तक ड्यूटी मिलता है? तो याद रखिएगा 60 साल होगा, कितना तक? तो 60 साल तक उसे ड्यूटी किया मतलब उसके पास टाइम होता है, लेकिन 60 साल के बाद उसे फिर रिटायर कर दिया जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर 62 वर्ष होगा, ठीक है? और आगे यहाँ पर देख लीजिए कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है? भारत में सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो देख लीजिए उनकी जो नियुक्ति करता है ना, वो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है? अगला प्रश्न देखिए कि भारत के चुनाव आयोग की किस सूची में रखा गया है, ठीक है? भारत के चुनाव मतलब भारत में जो चुनाव होते हैं तो उन्हें कौन सूची में रखा गया है, ठीक है? तो कौन सूची होगा, ठीक है? तो याद रखिएगा संघ सूची होगा। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए कि केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों के वितरण को किस अनुसूची में रखा गया है? तो 7वीं अनुसूची इसका आंसर होगा। आगे यहाँ पर देख लीजिए जो यहाँ पर 21 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि यदि किसी भी राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम है, कितना से कम है? तो 20 लाख से कम है, तो उस राज्य में पंचायती राज की व्यवस्था चालू कर देनी चाहिए, ठीक है? तो याद रखिएगा बिल्कुल यह लाइन जो है वो करेक्ट है, ठीक है? तो यह द्विस्तरीय में होगा, कौन स्तरीय में? द्वीप-स्तरीय में होगा, ठीक है? और अगला प्रश्न यहाँ पर ध्यान दीजिए कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की स्थापना हुई थी? तो राजस्थान होगा, ठीक है? राजस्थान होगा जहाँ पर पंचायती राज की स्थापना चालू किया गया था, ठीक है? या फिर हुई थी। अगला यहाँ पर प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि भारतीय संविधान का मूल दर्शन क्या है? तो याद रखिएगा लोकतांत्रिक समाजवाद है, ठीक है? जो डी नंबर है बिल्कुल इसका सही जवाब है और अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए
कि संविधान की सजीवता के लिए इनमें कौन महत्वपूर्ण नहीं है? तो याद रखिएगा, राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम जो हैं वे महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है? और आगे यहाँ पर देखिए जो 25 नंबर का जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 368 में, ठीक है? और अगला प्रश्न भी देख लीजिए कि किसे नई राजनीति का पिता कहा गया है? तो इसका राइट आंसर होगा मैकियावेली, ठीक है? आप लोग याद करके रख लीजिएगा, ठीक है? अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए कि पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? ठीक है? पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का लेखक, ठीक है? तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक का जो लेखक हैं तो अरस्तू होगा, क्या होगा? तो अरस्तू होगा, ठीक है? और अगला यहाँ पर प्रश्न देख लीजिए जो 28 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ था? ठीक है? व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1945 में हुआ था, ठीक है? और अगला प्रश्न देख लीजिए कि वोट देने का संबंध किस स्वतंत्रता मतलब किस स्वतंत्रता से है? तो याद रखिएगा सभी वोट देते हैं, तो वोट देने का जो संबंध है आखिर किससे है? ठीक है? तो आंसर इसका होगा राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुसार सभी को वोट देने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है? और आगे यहाँ पर देखिए कि ऐसी समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग होगा और ना राज्य होगा, ठीक है? तो आखिर किसने नहीं किया था इस तरह की कल्पना? तो आंसर आप लोग याद रखिएगा, आंसर होगा फांसीवादी। क्या होगा आंसर? तो फांसीवादी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है? और अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए जो 31 नंबर का है कि किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर, ठीक है? फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी कि उसका एक दूसरा नाम है भय से मुक्ति। तो इस तरह की नामक की जो पुस्तक लिखी थी तो आखिर कौन लिखा था इस तरह का नाम का पुस्तक, ठीक है? तो आप लोग याद रखिएगा आंग सानू सू होगा यानी कि बी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, ठीक है? अगला प्रश्न देख लीजिए कि किनके विचार हैं कि प्राकृतिक असमानता को कभी भी दूर नहीं किया जा सकता है, ठीक है? किनका कथन है कि प्राकृतिक असमानता जो है कभी भी इसे दूर नहीं किया जा सकता है? तो याद रखिएगा रूसों का मानना है, ठीक है? रूसों का विचार है। अगला यहाँ पर प्रश्न देखिए जो 33 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना भी ऊंचा हो कानून उसके ऊपर ही होता है? आप लोग इस लाइन का मतलब समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? कि व्यक्ति चाहे कितना भी बलवान क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, ठीक है? लेकिन कानून जो होता है ना, उसके ऊपर ही होता है। तो किसका मानना है? ठीक है? तो आंसर आप लोग याद रखिएगा सर एडवर्ड कोक के कथन है इस तरह का, ठीक है? और अगला प्रश्न देख लीजिए प्लेटो ने अपनी किस पुस्तक में न्याय संबंधी अवधारणा की व्याख्या की है? तो उस पुस्तक का नाम है द रिपब्लिक, ठीक है? जो डी नंबर है बिल्कुल इसका सही जवाब है। और आगे भी यहाँ पर देखिए जो 35 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? किस सिद्धांत के अनुसार अगर कहा जाए तो वर्गहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है, ठीक है? तो आंसर देखिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ना, राइट आंसर होगा मार्क्सवादी, ठीक है? जो सी नंबर है बिल्कुल इसका सही जवाब है, ठीक है? और आगे यहाँ पर देखिए जो 36 नंबर का प्रश्न दिया हुआ है कि अधिकारों की सुरक्षा के लिए कौन-सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, ठीक है? अधिकारों की सुरक्षा के लिए सबसे जो अच्छा महत्वपूर्ण नियम है, तत्व है तो कौन-सा होना चाहिए? तो आप लोग याद रखिएगा स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, हाँ? और अगला प्रश्न देखिए कि किसने कहा है कि किसी मतलब कोई भी राज्य या फिर किस राज्य की पहचान वहाँ के अधिकारों की व्यवस्था से किया जा सकता है, ठीक है? देख लीजिए किसी भी राज्य की पहचान आप लोग कैसे कर पाएँगे? तो वहाँ के जो अधिकार होते हैं, वहाँ की जो व्यवस्था होती है, तो उसे देख कर के हम लोग पहचान सकते हैं कि हाँ, यह राज्य बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है? तो आखिर किनका कथन है? तो आप लोग याद रखिएगा किनका कथन है? तो देख लीजिए लोस्की का कथन है। किसका कथन है? तो लोस्की का कथन है, ठीक है ना? और यहाँ पर देखिए जो 38 नंबर का जो प्रश्न दिया हुआ है कि इनमें कौन जीवन स्वतंत्रता तथा संपत्ति से संबंधित 3 अधिकारों को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में माना जाता है, ठीक है? तो आंसर आप लोग याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है जॉन लॉक का मानना है, ठीक है? और अगला प्रश्न देख लीजिए कि अपने से बड़े लोगों का सम्मान करना कौन अधिकार कहलाता है? सभी लोग क्या करते हैं तो अपने से बड़े लोगों को सम्मान देते हैं, आदरपूर्वक
उन्हें पुकारते हैं, बुलाते हैं, उनसे बात करते हैं, ठीक है? तो आखिर कौन अधिकार में शामिल है? तो याद रखिएगा नैतिक अधिकार में यह शामिल है, ठीक है? और देख लीजिए इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है और यह पॉलिटिकल साइंस का जो सेट 2 का भी अंतिम प्रश्न है, ठीक है? कि किसने आज के विश्व को भूमंडलीय गाँव की संज्ञा दी है, ठीक है? कि किसने कहा है या फिर किसने आज के जो भूमंडलीय गाँव है तो उन्हें गाँव की संज्ञा दी है, तो आंसर याद रखिएगा मैकुलुहान होगा। जो बी नंबर है बिल्कुल इसका सही जवाब है और यह था 40 प्रश्न जो काफ़ी मोस्ट वीवीआई इम्पोर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट के लिए, ठीक है? और वीडियो कैसा लगा आप सभी को? वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास में ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।